हेलो एवरीवन, सत्यनारायण टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी को स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने संवैधानिक संशोधन को पढ़ लिया था। आज से हम संघीय कार्यपालिका को स्टार्ट करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं संघीय कार्यपालिका। देखो, संघीय कार्यपालिका को स्टार्ट करने से पहले ये बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। इस समय बहुत कुछ पढ़ना है और काफ़ी दिन तक ये टॉपिक चलेगा। कार्यपालिका को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो, हमारा संविधान जो है वो उसके अनुसार जो राज्य होता है, ठीक है ना, या राज्य हो गया, जैसे भारत क्या है, एक राज्य है, ठीक है, या सरकार हो गई, या शासन हो गया, ठीक है ना। राज्य, सरकार, शासन, कुछ भी बोल लो, उसके क्या होते हैं, 3 अंग होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ शासन, ठीक है, तो शासन के क्या होते हैं, 3 अंग होते हैं, ठीक है। एक होती है विधायिका, ठीक है, एक होती है कार्यपालिका, ठीक है, और एक होती है न्यायपालिका, ठीक है ना, जुडिशरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो विधायिका जो होती है, अब मैं विधायिका की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, शासन हो गया, या राज्य हो गया, या सरकार हो गई, उसके क्या होते हैं, 3 अंग होते हैं। एक होती है विधायिका। तो विधायिका जो होती है उसका कार्य होता है विधि निर्माण करना, मतलब कानून का निर्माण करना, नियमों का निर्माण करना, नीतियों का निर्माण करना, ठीक है ना। तो विधि निर्माण का कार्य होता है किसका, विधायिका का। तो विधायिका क्या है, देश की विधायिका क्या है, संसद। राज्य में भी विधायिका होती है, तो राज्य की विधायिका किसको बोलते हैं, आपकी विधानसभा को, ठीक है। फिर एक चीज़ होती है कार्यपालिका, ठीक है, जिसको हमें पढ़ना है, ठीक है ना। संघीय कार्यपालिका हम पढ़ेंगे, केंद्र की कार्यपालिका को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो कार्यपालिका काम जो होता है, जो विधि विधायिका ने बनाई है, ठीक है ना, उसको लागू कराना, उसके संबंध में नीतियाँ बनाना, उसको लागू कराना, तो उसको बोलते हैं कार्यपालिका, ठीक है। और एक और होता है शासन का अंग, उसको बोलते हैं न्यायपालिका, यानी जुडिशरी। न्यायपालिका का कार्य होता है, न्यायपालिका का कार्य होता है कानून का उल्लंघन होने पर क्या करना, दंड देना। तो न्यायपालिका का कार्य है कानून का उल्लंघन होता है तो दंड देना, ठीक है। तो ये 3 अंग होते हैं क्या के, शासन के, या हम बोल रहे हैं राज्य के। एक होती है विधायिका, विधायिका को भी हमें पढ़ना है, ठीक है। एक होती है कार्यपालिका, कार्यपालिका हम पढ़ रहे हैं, अभी हम संसद पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हम विधायिका। और जुडिशरी जो होती है, कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उनको भी हमें पढ़ना है। तो इन तीनों चीज़ों को हमें पढ़ना है। हमारे सिलेबस में क्या है, तीनों चीज़ें। तो अभी हम शासन के कौन से अंग को पढ़ना चालू कर रहे हैं, तो हम पढ़ना चालू कर रहे हैं कार्यपालिका को, ठीक है। तो अब देखो, कार्यपालिका को पढ़ना चालू करते हैं हम। तो देखो, संघीय कार्यपालिका, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन, ठीक है ना। संघीय कार्यपालिका का उपबंध संविधान के किस भाग में है, भाग 5 में है, और किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका क्या है, वर्णन है। तो यहीं से आपको क्या करना है, गौर करना चालू करना है, ठीक है ना। यहीं से भी पहली लाइन से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, ठीक है ना, कि संघीय कार्यपालिका जो है वो किस भाग में है, भाग 5 में है। या अनुच्छेद भी याद रख लेना कि 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है, ठीक है। अब देखो, संघ की जो कार्यपालिका होती है, संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आता है, ठीक है ना। जो संघीय कार्यपालिका है या केंद्रीय कार्यपालिका है, वो कितने लोगों से मिलकर बनी होती है, या उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखो, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का क्या होता है, अंग होता है। उपराष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का अंग होता है। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित, ठीक है ना, प्रधानमंत्री हो गई, मंत्रिपरिषद हो गई, ये भी क्या होती हैं, संघीय कार्यपालिका क्या है, अंग है। और महान्यायवादी, ठीक है ना, महान्यायवादी जो होता है वो भी संघीय कार्यपालिका का अंग है। अब इन तीनों को हमें क्या करना है, एक एक करके पढ़ना है, ठीक है ना। हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, फिर हम उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे, फिर हम मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे, फिर हम प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे इसमें, फिर हम महान्यायवादी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है क्या, अंग काय के, संघीय कार्यपालिका के, ठीक है ना। तो संविधान के किस भाग में, भाग 5 में, अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका क्या है, वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, मंत्रिपरिषद होती है, महान्यायवादी होता है, ठीक है ना। इन चारों को मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम शुरुआत कर रहे हैं पहले अंग की, राष्ट्रपति की, ठीक है ना। संगठन जो इसका है संघीय कार्यपालिका का, अब हम चालू कर रहे हैं किसको, राष्ट्रपति को। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे राष्ट्रपति, फिर हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, ठीक है,
फिर मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, फिर महान्यायवादी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हम कर रहे हैं राष्ट्रपति की शुरुआत। तो देखो, राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और वह राष्ट्र की एकता अखंडता का प्रतीक है। ठीक है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या है, हमारे जो भारत देश है उसमें क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है ना, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय। ठीक है, तो हमारे भारत देश में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है ना, शासन प्रणालियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है संसदीय शासन प्रणाली, जो हमारे भारत देश में है, ब्रिटेन में भी संसदीय शासन प्रणाली है। एक होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जो कहाँ पे, अमेरिका में है। एक होती है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जो कहाँ पे, श्रीलंका में है। ठीक है ना, तो शासन प्रणालियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है कौन, संसदीय शासन प्रणाली, एक होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और एक होती है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ठीक है ना, तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, जो राज्य के 2 प्रमुख होते हैं। ठीक है ना, संसदीय शासन प्रणाली में राज्य के 2 प्रमुख होते हैं। एक होता है क्या, एक होता है संवैधानिक प्रमुख। ठीक है ना, संवैधानिक प्रमुख मतलब नाम मात्र का प्रमुख। एक होता है एक्चुअल प्रमुख। ठीक है, एक्चुअल समझ जाओ, मैं आपको बस थोड़ा बहुत ऐसे समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होते हैं, 2 प्रमुख होते हैं राज्य के। एक होता है संवैधानिक प्रमुख, जो केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। एक होता है एक्चुअल। तो हमारी संसदीय शासन प्रणाली में संवैधानिक प्रमुख है, जो केवल नाम मात्र का प्रमुख है, वो है राष्ट्रपति। ठीक है, और जो आपका एक्चुअल शक्ति जो है, वास्तविक शक्ति जिसके पास है, वो है प्रधानमंत्री, पीएम। पीएम की पोस्ट सबसे पावरफुल पोस्ट है। ठीक है, तो पीएम है वो। तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, राज्य के 2 प्रमुख होते हैं। ठीक है ना, एक होता है संवैधानिक प्रमुख, एक होता है वास्तविक प्रमुख। तो वास्तविक प्रमुख क्या है, प्रधानमंत्री हमारे देश में। देखो वही चीज़ लिखी है ये, राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और वह राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें गौर से पढ़ना है, एमपीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। आपको ऐसे क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि निम्न में से, ऊपर मैंने संगठन लिखा है ना, निम्न में से कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल नहीं है। ठीक है, 4 नामों में से 3 नाम सही दे देगा, एक नाम कुछ और दे देगा। एक नाम में लिख देगा कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, समझ आप, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश गलत है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा है 2023 के प्रीलिम्स में, वो पूछा है कि संसद का निर्माण, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किन से होता है। ठीक है ना, तो 3 उसमें क्या कहते वर्ड दिए हुए थे। तो संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से, तीनों को मिला के संसद बनती है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आते हैं एमपीपीएससी में। फिर ये वाला जो आपका आर्टिकल है, याद रखना आप, आर्टिकल 53 बोल रहा है कि जो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, अब राष्ट्रपति पढ़ना चालू कर लिया तो देखो राष्ट्रपति की योग्यता देख लो। ठीक है, तो राष्ट्रपति की योग्यता, संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने के योग्य तब होगा जब वह, ठीक है ना। अब राष्ट्रपति की योग्यता हम पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति की योग्यता किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 58 में है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति योग्यता किस आर्टिकल में, आर्टिकल 58 में। तो देखो राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या है, मतलब कौन व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है वो राष्ट्रपति बन सकता है यदि उसके पास में ये सब योग्यता हो। तो देखो पहली बात तो क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तीसरा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो। चौथा है चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ठीक है ना, तो पहली जो आपकी शर्त है भारत का नागरिक हो। अब जरूरी नहीं है वह भारत का नागरिक बाई बर्थ हो, मतलब जरूरी नहीं है कि वह भारत का नागरिक ऐसा नागरिक हो जिसका जन्म भारत में हुआ हो, वो कहीं बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है। और क्या कहते हैं, उसने क्या हो, नागरिकता प्राप्त कर ली हो। अब आपको पता है कि नागरिकता प्राप्त करने के हमारे देश में कई सारे आधार हैं। ठीक है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता होती है, विदेशी नागरिक आते हैं भारत में रहते हैं, कुछ उसकी नियम शर्तें हैं। ठीक है ना, अलग अलग नियम शर्तें समय समय पर चेंज होती रहती है। मान लो जैसे 6 महीने की नियम शर्त है कि 6 महीने आपको क्या करना है कि भारत में रुकना, उसके बाद आप एप्लीकेशन लगाओ और आपको क्या हो जाएगा, नागरिकता मिल जाएगी। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन जाता है एप्लीकेशन लगा के, उसका जन्म भारत में नहीं हुआ है लेकिन वह नागरिक बन जाता है, तो भी वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। समझ रहे आप।
तो भारत का नागरिक जन्म से हो ऐसा जरूरी नहीं है राष्ट्रपति, ठीक है। ये फैक्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरा, सामान्य सी बात है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूँ। 35 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए उसकी, 35 वर्ष के नीचे वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, ठीक है ना। जो संसद के दो सदन होते हैं, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। तो राष्ट्रपति के लिए यह योग्यता है, मतलब यह अर्हता है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के क्या हो, योग्य हो। साथ ही साथ वह चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, ठीक है। अब देखो लाभ का पद क्या होता है। लाभ का पद मतलब होता है वो किसी ऐसे पद पर ना हो जिसमें उसका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता हो। समझ आप लाभ का पद। आप केवल अभी इतने याद कर लो, आगे आके मैं आपको क्लियर कर दूंगा और पद बता दूंगा लाभ के पद कौन कौन से होते हैं। तो वह किसी ऐसे पद पर नहीं होना चाहिए व्यक्ति जिसमें वह वेतन भारत की संचित निधि से प्राप्त करता हो। यदि वह भारत की संचित निधि से वेतन प्राप्त करता है तो उसको बोला जाएगा लाभ का पद, ठीक है ना। तो चुनाव के समय क्या हो, राष्ट्रपति के चुनाव के समय वह किसी लाभ का पद धारण नहीं करता हो, ठीक है। फिर देखो नीचे नोट दिया हुआ है, देखो यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं मानेगा, ठीक है ना। पहले तो मैंने लाभ का पद बता दिया कि उसके लिए एक योग्यता ये है कि चुनाव के समय वह लाभ का पद धारण नहीं करता हो। फिर नीचे नोट में ये बताया है कि कौन कौन से लाभ के पद नहीं माने जाते। यदि वह राष्ट्रपति ऑलरेडी है और फिर से चुनाव हो रहा है, ठीक है ना, राष्ट्रपति पद पर है और फिर से चुनाव हो रहा है तो वो लाभ का पद नहीं मानेगा। उपराष्ट्रपति पद पर है वो और वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहा है तो लाभ का पद नहीं मानेगा। वह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार की जो मंत्रिपरिषद है उसका सदस्य है तो वह लाभ का पद नहीं मानेगा, ठीक है। फिर देखो आगे, अब देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है। यहाँ से गौर करना, बहुत ही बिल्कुल बारीकी से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है। अब निर्वाचक मंडल या निर्वाचन मंडल एक ही बात है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति, कभी भी क्वेश्चन आए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 54 में है, ठीक है। अब देखो निर्वाचक मंडल होता क्या है, ठीक है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 54 में। निर्वाचक मंडल का मतलब होता है वे लोग जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है। वे लोग जो राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति को वोट डाल रहे हैं, राष्ट्रपति को चुन रहे हैं, उसको बोलते हैं निर्वाचक मंडल, ठीक है। अब भारत में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, ठीक है ना। प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि जनता सीधे वोटिंग करे। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव भारत में होता है और जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो उसमें भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का मतलब है कि वे लोग जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, सीधी सी बात है, आर्टिकल 54, ठीक है। तो देखो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है, ठीक है। तो गणराज्य के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का मतलब है कि वे लोग जो राष्ट्रपति चुनाव कर रहे हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है, तो देखो हमारे संसद के दो भाग हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर, ठीक है ना, जो चुन कर आते हैं, जिनको चुनते हैं जनता। तो राष्ट्रपति वो के निर्वाचक मंडल में हमारे संसद की लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना, केवल निर्वाचित सदस्य होंगे। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है तो इनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना, शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक बार फिर से समझ लो। जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो होता है उसमें शामिल होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सब चुनते हैं राष्ट्रपति को। ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। फिर देखो आगे,
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। ठीक है, इस लाइन का मतलब है कि यदि आपको राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना है तो आपके नाम को पेश करने वाले प्रस्तावक, मतलब ऐसा बोलने वाले कि हम इनको खड़ा कर रहे हैं, ऐसे लोग कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। साथ ही साथ 50 सदस्य क्या होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए। जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हुआ है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो खड़ा हुआ है राष्ट्रपति के चुनाव में, उस उसके लिए जो निर्वाचक मंडल जो है, ठीक है ना, उसके 50 सदस्य क्या होने चाहिए? प्रस्तावक होने चाहिए। मतलब 50 सदस्य उसके नाम की पेशकश कर रहा हूँ, और साथ ही साथ 50 सदस्य क्या हो? अनुमोदक हो, जिनका समर्थन हो, जो साइन कर दें उस पर। ठीक है ना, इस पेशकश का अनुमोदन कर दें। तो 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है ना, गौर से पढ़ते जाओ, इनको ध्यान रखना, रिवाइज करना इनको। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर देखते हैं आगे। फिर देखो एक और फैक्ट लिखा है कि एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। ठीक है ना, संविधान में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी बार राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, फिर देखो जमानत राशि। जमानत राशि कितनी होती है राष्ट्रपति के लिए? जमानत राशि का मतलब होता है, चुनाव आयोग ने एक व्यवस्था की। क्या होता था कि जब चुनाव होता था तो कई सारे लोग खड़े हो जाते थे। जैसे विधायकी का चुनाव हो रहा है, विधायक बनने के लिए, तो कई सारे लोग खड़े हो गए। ठीक है ना, अब इस दुविधा को कम करने के लिए बहुत सारे लोग फ्री में भी, कोई कोई भी खड़ा हो गया, जिसका मन हुआ वो भी खड़ा हो गया। तो उन्होंने क्या एक उपाय निकाला, वो था जमानत राशि का। वो एक तयशुदा राशि क्या करते थे? जमा करवा लेते थे। किससे? जो खड़ा हो रहा है चुनाव में। ठीक है, जो प्रत्याशी है, जो खड़ा होने वाला है, या जो उम्मीदवार है, उससे एक राशि जमा करवा ली जाती है। और यदि वह वैध मत प्राप्त नहीं करता है, ठीक है ना, एक उन्होंने क्राइटेरिया निश्चित कर दिया कि इतने मत आपको प्राप्त करने हैं विधायक के चुनाव में। यदि आपने उतने मत प्राप्त नहीं कर पाया, मत मतलब वोट आपको नहीं मिले उतने, तो आपकी जो जमानत राशि है वो क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। ठीक है ना, तो उसको बोलते जमानत राशि। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी जो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है उसके लिए भी जमानत राशि होती है। तो देखो वो राशि कितनी है, जमानत राशि। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी है? 15,000 है, जो आरबीआई में जमा होती है। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति का यदि कोई उम्मीदवार है जिसको चुनाव लड़ना है, तो उसको 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी आरबीआई में, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक, आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यदि उम्मीदवार वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ है तो यह राशि जब्त हो जाती है। समझ आप? तो यदि कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार है, वो वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसकी जो 15,000 रुपये उसने जमा किए हैं वो क्या होंगे? जब्त हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं जमानत जब्त होना। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं निर्वाचन प्रक्रिया। ठीक है ना, अब राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया क्या होती है, निर्वाचन किस प्रकार से होता है, उसको हमें देखना है। ठीक है, तो देखो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 55 में। ठीक है ना, तो निर्वाचन प्रक्रिया का किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया क्या किया गया? क्या किया गया? उल्लेख किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखना है, आगे मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है, कैसे होता है चुनाव। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो क्या होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ये लाइन आपको याद रखना है कि किस पद्धति के तहत होता है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है ना, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, फिर देखो आगे, इसमें निर्वाचक मंडल के सदस्यों के मतों का मूल्य अलग अलग होता है। ठीक है, अब मैंने आपको ऊपर निर्वाचक मंडल पढ़ाया था। निर्वाचक मंडल का मतलब होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का मतलब होता है वही लोग जो राष्ट्रपति को क्या करने वाले हैं? वोट करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है ना, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब जो सदस्य होते हैं इनकी जो वोट वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है ना, तो वोट वैल्यू जो होती है एक वोट की, वो क्या होती है? अलग अलग होती है इन सभी सदस्यों की। ठीक है,
तो एमपी जो होती है उनकी, सारे एमपी की एक ही वोट वैल्यू होती है, ठीक है ना। और जो राज्यों की विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है ना, निर्वाचित सदस्य, उनकी वोट वैल्यू राज्यों के हिसाब से क्या होती है, वेरी होती है, मतलब राज्यों के हिसाब से चेंज होती है। यूपी का जो निर्वाचक मंडल का सदस्य है, ठीक है, या यूपी की विधानसभा का निर्वाचित सदस्य जो है, उसका जो वोट वैल्यू है वो एमपी के निर्वाचित सदस्य से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो इसमें क्या होता है, वोट वैल्यू होती है। तो निर्वाचित सदस्य जो वोट डालते हैं उनकी क्या होती है, एक वैल्यू होती है राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। जैसे जो पार्लियामेंट होती है उसका जो एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं सांसद, उसकी जो वोट वैल्यू होती है वो होती है 706, वर्तमान में 706 है, ठीक है ना। तो उसकी वोट वैल्यू है 706। उसको निकालने के क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना, कि राज्यों की कैसे निकालेंगे वोट वैल्यू, और जो आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसकी वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, समझ रहे आप। तो अलग अलग होती है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है उसकी वोट वैल्यू होती है 706, ये याद रख लो अभी केवल इतने के लिए। अब राज्यों की याद करना मुश्किल है इसलिए क्योंकि हर राज्य के जो सदस्य होता है, ठीक है ना, हर राज्य का जो विधायक होता है उसकी जो वोट वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है राज्य के हिसाब से। यूपी की अलग होती है, और क्या कहते हैं, एमपी के जो सदस्य होते हैं उनकी अलग होती है, राजस्थान के सदस्य की अलग होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से समझ आप बात। फिर देखते हैं हम वो फॉर्मूले जिसके तहत क्या होती है, वोट वैल्यू निकाली जाती है। ये फॉर्मूले भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो, एक विधायक की वोट वैल्यू निकाली कैसे जाती है, तो देखो उसका फॉर्मूला क्या है। एक विधायक के मत का मूल्य किस प्रकार से निकलता है, तो राज्य की कुल जनसंख्या होती है, ठीक है ना, उसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों का क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, और उसका गुणा 1/1000 से कर देते हैं। तो इससे एक एमएलए की क्या होती है, वोट वैल्यू निकल आती है। एक एमएलए, एक विधायक, विधायक को बोलते हैं इंग्लिश में एमएलए। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। तो जो विधायक होता है, विधायक का मत मूल्य कैसे निकालते हैं, राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है ना, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या, ठीक है ना, गुणे 1/1000, ये होता है एमएलए की वोट वैल्यू, इससे निकाली जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो हर राज्य का जो एमएलए होता है, अलग अलग राज्यों के एमएलए होते हैं, उनकी वोट वैल्यू अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि हर राज्य की, हर स्टेट की, भारत के एक सी जनसंख्या नहीं है। यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है, एमपी की कम है। साथ ही साथ हर राज्य में एक सी विधानसभा सीटें नहीं हैं, या मतलब विधायकों की जो संख्या है कुल, वो एक सी नहीं है, ठीक है ना। एमपी में 230 है, ठीक है ना, यूपी में अलग है, तो इस प्रकार से अलग अलग है, सभा सीटें अलग अलग हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो विधायकों का मत मूल्य होता है वो राज्य के हिसाब से होता है, राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं जिनकी जितनी संख्या होती है उस पर निर्भर करता है। तो वो क्या होता है, वेरी करता रहता है। ये चीज़ आप दिमाग में डाल लो, जो मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा घटना चक्कर से आपको, तब आपको समझ में आएगी वो चीज़, ठीक है, समझ रहे आप। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर देखो, उल्लेखनीय है कि जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 की जनगणना है, जो 2024 तक रहेगा, ठीक है ना। अब ये सब जो आप वोट वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है ना, एमएलए की निकालोगे, एमपी की निकालोगे, उसका आधार क्या है उस वोट वैल्यू निकालने का, या जो आपको सीटें अलॉट की गई हैं विधानसभा की और लोकसभा की हर राज्य में, या राज्यसभा की हर राज्य में, उसका आधार क्या है, 1971 की जनगणना है, ठीक है ना। 1971 की जनगणना के अनुसार लोकसभा की सीटें निश्चित की गई हैं, राज्यसभा की सीटें निश्चित की गई हैं, ये वोट वैल्यू भी उसी के अनुसार है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और ये 2024 तक रहेगा 1971 की जनगणना के अनुसार। फिर 2026 के बाद में क्या होगा कि परिसीमन होगा, फिर सीटें बढ़ेंगी लोकसभा की, फिर कई राज्यों में विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी, तो इस प्रकार से ये चीज़ें होंगी। तो समझ रहे होगे आप, मैंने आपको एमएलए की वोट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बता दिया। फिर देख लो एमपी की वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, या जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सांसद, ठीक है ना। तो देखो, एक संसद सदस्य के मतों के मूल्य को किस प्रकार निकालते हैं, उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य लेते हैं। सारे राज्य जो होते हैं उनके जितने भी विधायक हैं, उनके जितने भी मत हैं, जितने भी विधायक हैं उनके मतों का जो जितना भी मूल्य है उसका कुल मूल्य लेते हैं, और उसमें संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, जिससे एक संसद सदस्य के
वोट की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, 706 है एक संसद सदस्य की वोट की वैल्यू। ठीक है, ये मैं देख लूँगा, ये कंफर्म कर लूँगा, वैसे 706 है। ठीक है, तो ये देखो ये चीज़ है। तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं एमपी की वोट वैल्यू। ठीक है, फिर देखो आगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा के तहत कुल वैध मतों का 50+1% आवश्यक है। यदि यह प्राप्ति असमर्थ है तो सबसे कम मत वाले प्रत्याशी के मत उपयुक्त सदस्यों में विभाजित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक अपनाई जाती है जब तक स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो। ठीक है ना, तो ये प्रक्रिया मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी बस ये समझ लो कि जो भी उम्मीदवार खड़ा होता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, यदि उसको राष्ट्रपति बनना है या चुनाव जीतना है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, उसको जो कुल वैध मत है, ठीक ना, उसका 50% प्लस बन चाहिए। समझ रहे आप, जैसे 10 मत है, 10 वोट है, तो उसको कितने वोट जीतने के लिए चाहिए, 50%+1। ठीक है ना, 50%, जैसे 10 वोट हैं, मान लो 10 वोट मिल रहे हैं, 10 लोग वोट करेंगे, तो इसका 50% कितना हो गया, 5। और उसको राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए कितने चाहिए, 50%+1, जी लिखा ना मैंने, तो 5+1, तो मतलब 10 वोटों में से यदि किसी को 6 वोट मिल जाते हैं तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ लिखिए। तो देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा के तहत कुल वैध मत का 50%+1 आवश्यक है। यदि यह प्राप्ति असमर्थ है तो सबसे कम मत वाले प्रत्याशी के मत उपयुक्त सदस्यों में विभाजित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक अपनाई जाती है जब तक कि स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। फिर देखो, उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा संपन्न होगा एवं निर्वाचन संबंधी विवाद में अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाएगा, जो सर्वमान्य होगा। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है या राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कराता है अपना जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, वो कराता है। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी धांधली होती है, कोई भी विवाद होता है, तो उसका निर्णय होता है सुप्रीम कोर्ट में। जो 2 फैक्ट हैं याद कर लो, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, केंद्रीय चुनाव आयोग। राष्ट्रपति के निर्वाचन में या राष्ट्रपति के चुनाव के समय कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय कहाँ से आता है, सुप्रीम कोर्ट से आता है। ठीक है, फिर देखो आगे, निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते। इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है और बाद में उसके राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद का विषय है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, वो विवाद का विषय, और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित कर देता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं, अच्छे से नहीं हुआ है, ये इसमें धांधली हुई है चुनाव में। तो अब जैसे कोई व्यक्ति चुन लिया गया, चुनने के बाद में जो और मेंबर थे संसद के वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, वो बोले कि नहीं यहाँ पे गलत प्रक्रिया अपनाई गई है। अब वो राष्ट्रपति चुन लिया गया, वो राष्ट्रपति की शपथ ले ली उसने, वो कार्य कर रहा है। ठीक है, अब वो कार्य कर रहा है तो उसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है ना, और उसी बीच क्या हुआ, संसद ने क्या किया कि चुनाव को अवैध घोषित कर दिया राष्ट्रपति के। तो उसने जो राष्ट्रपति चुन लिया गया था गलत तरीके से, उसने जो कार्य कर दिए हैं वो अवैध घोषित नहीं होते। ये इसका मतलब ये है इस लाइन का। ठीक है ना, तो निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य क्या होते हैं, अवैध घोषित नहीं होते। ठीक है, अब निर्वाचन की मैंने जो पद्धति आपको पढ़ाई थी वो पढ़ाई थी मैंने एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है ना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब देखो उसको समझ लो वो कैसी होती है। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो देखो समझने की कोशिश करो। तो देखो क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में क्या होता है, जैसे मान लो 10 वोट है, ठीक ना, मतलब वोट करने वाले लोग कितने हैं, 10 हैं, और चुनाव में राष्ट्रपति के 3 लोग खड़े हुए हैं जिनका नाम कम सा ए है, बी है, सी है। तो चुनाव में राष्ट्रपति के 3 लोग खड़े हुए हैं, ए, बी, सी, और टोटल वोट कितने हैं, 10 हैं। ठीक है ना, तो जो 10 वोटर होते हैं इनको तीनों को वोट देना है। ठीक है ना, वो तीनों को वोट करेंगे, वो ऐसे वोट नहीं करेंगे कि वो 10 में से कोई केवल ए को वोट देना चाहता है, ऐसा नहीं होता। कोई बी को वोट देना चाहता है, ऐसा नहीं होता। इसमें जो 10 वोटर है उनको तीनों को वोट करना है। बस ये होता है उसमें कि उसमें जो वोट करेंगे वो प्रायोरिटी बेस पे करेंगे। समझ रहे आप, जैसे 10 में से 6 वोटर पहली प्रायोरिटी पे ए व्यक्ति को रखते हैं, ए नाम के व्यक्ति को रखते हैं। मतलब 10 में से जो 6 वोटर हैं वो चाहते हैं कि जो ए वाला व्यक्ति है वो पहली प्रायोरिटी है उनकी, कि भाई वो राष्ट्रपति बनना चाहिए।
तो देखो जैसे 6 लोगों ने क्या किया, ए को पहली प्रायोरिटी में रख लिया, बी को रख लिया 2 लोगों ने पहली प्रायोरिटी में, और सी को रख लिया कितने लोगों ने, 2 लोगों ने पहली प्रायोरिटी में। तो देखो ये हो गए आपके क्या, 10 वोटर हो गए आपके, ठीक है ना। तो जो आपका 10 वोटर में से 6 वोटरों ने क्या किया, ए को रख लिया कि पहली प्रायोरिटी पे, बी को रख लिया दूसरी प्रायोरिटी पे, सी को रख लिया दूसरी प्रायोरिटी पे। अब जो ये 6 वोटर थे, इनको क्या करते, इनको क्या करना है, इनको इनको भी, इसको भी, बी को भी वोट देना है, इनको सी को भी वोट देना है। ये जो 2 वोटर थे जिन्होंने पहली प्रायोरिटी में बी को रखा था, ये इसको भी वोट देंगे। लेकिन क्या होगा, जो 6, जैसे ये 6 वोटर थे, इन्होंने क्या किया कि अपनी दूसरी प्रायोरिटी में बी को रख लिया, समझ आप। इन्होंने बोला कि यदि ए नंबर का व्यक्ति नहीं बनता है तो दूसरे हमारी पसंद कौन है, बी नंबर का व्यक्ति है। तो 6 वोटरों ने क्या किया, 6 यहाँ पे इनको वोट दे दिया, ठीक है ना। इसी प्रकार से 2 वोटर हैं ये जिन्होंने बी को पहली प्रायोरिटी दी, वो क्या करेंगे, यहाँ पे वोट कर देंगे, वो बोलेंगे हमारी दूसरी प्रायोरिटी क्या है, ए है, ठीक है। तो इसी प्रकार से वो वोट देते हैं। तो मतलब 10 वोटर हैं, वो 10 के 10 तीनों को वोट देंगे, ए बी सी को तीनों को वोट देंगे। अब देखो, अब जैसे 10 वोटरों में से 6 ने क्या कर दिया, ए को वोट दे दिया, मतलब कि जो 6 हैं उनकी पहली प्रायोरिटी क्या है, ए नंबर वाला व्यक्ति है। और बी जो है उसको प्रायोरिटी देने वाले 2 लोग हैं, 2 लोग ऐसा चाहते हैं कि वो उनकी पहली प्रायोरिटी है। और जो सी वाला व्यक्ति है, सी नाम का व्यक्ति है, उसको भी 2 लोग चाहते हैं कि पहली प्रायोरिटी वो है उनकी। तो देखो ए वाला व्यक्ति जो है उसमें से उसने 10 में से 6 वोट तो प्राप्त कर ही लिए, ठीक है ना। मतलब उसने, जो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का यदि चुनाव किसी को जीतना है तो उसको कितने वोट चाहिए, 50% प्लस 1 वोट चाहिए उसको, ठीक है ना। तो देखो 10 का 50% कितना होता है, 5, और प्लस 1 तो कितने होगा, 6, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो ए वाला व्यक्ति है वो क्या हो गया, चुनाव जीत गया, समझ रहे आप। तो इस प्रकार से चुनाव होता है राष्ट्रपति का। अब देखो एक कंडीशन ये है कि टोटल वोट हैं 10, ठीक है ना। ए को मिल गया 5 वोट, ठीक है ना। बी को मिल गए 3 वोट, मतलब 3 लोगों ने बी को प्रायोरिटी दी, ठीक है ना। 10 में से 5 लोगों ने अपनी पहली प्रायोरिटी रखी ए, समझ रहे आप। इस प्रकार से बोला जाएगा कि 10 में से 5 लोगों ने अपनी पहली प्रायोरिटी दी ए नंबर वाले व्यक्ति को, 10 में से 3 लोगों ने अपनी पहली प्रायोरिटी दी बी नंबर वाले व्यक्ति को, 10 में से 2 लोगों ने अपनी पहली प्रायोरिटी दी सी नाम के व्यक्ति को, ठीक है। अब यहाँ पर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं है क्योंकि 50% प्लस 1 चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो सी नंबर वाला व्यक्ति होता है, ठीक है ना, तो सी नंबर वाला जो व्यक्ति है उसको कई लोगों ने क्या हुआ होगा, दूसरी प्रायोरिटी दी होगी। तो जिन लोगों ने उसको दूसरी प्रायोरिटी दी है उनके नाम यहाँ पे लिखे होंगे, जैसे 3 लोगों ने उसको दूसरी प्रायोरिटी दी, ठीक ना। और जो 4 लोगों ने क्या किया उसको, या 5 लोगों ने उसको तीसरी प्रायोरिटी दी। तो अब क्या होगा, जो सी नंबर वाला व्यक्ति जो है उसके क्या होगा, वोट को काट दिया जाएगा, ठीक है ना, ये 2 वाला। और जो उसके ये वोट जो होंगे वो क्या होंगे, इन दोनों में बांट दिए जाएंगे, ए और बी में, समझ रहे आप। तो ये सी नंबर वाला व्यक्ति आउट हो गया। तो इस प्रकार से होता है राष्ट्रपति का चुनाव। इसको बोलते हैं एकल संक्रमणी मत प्रणाली। सीधा सीधी बात ये समझ लो कि यदि 10 लोग वोट कर रहे हैं, उन 10 को ए बी सी तीनों, और तीनों उम्मीदवारों को क्या करना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा, प्रायोरिटी बेस पे देना पड़ेगा, समझ आप, कि उनकी पहली प्रायोरिटी कौन सा है। पहली प्रायोरिटी ए है, दूसरी प्रायोरिटी उसका बी नंबर वाला व्यक्ति है, तीसरी प्रायोरिटी उसका सी नाम वाला व्यक्ति है। तो इस प्रकार से होता है एकल संक्रमणी मत प्रणाली में। आगे बात है मैं आपको, ये बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। ये 50% प्लस 1 वोट चाहिए पड़ते, ये सब चीज़ें याद रखना, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर देख लो कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या कितना होता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति का कार्यकाल देखते हैं हम। राष्ट्रपति जो होता है वो पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, ठीक है ना। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष, ठीक है ना। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक क्या होता है, पद धारण करता है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो होता है अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, मतलब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ठीक है ना।
तब भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि जो नया राष्ट्रपति नहीं आता चुन के। ठीक है, ये आर्टिकल 56 के अनुसार है। ठीक है, ये सब चीज़ आर्टिकल वार्टिकल सब याद रखना है आपको। ठीक है ना, कार्यकाल याद रखना है, 5 वर्ष होता है, तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। ठीक है ना, तो ये सब प्रक्रियाएं संविधान में दी हुई हैं, समझ रहे आप। और जनरली क्या होता है, जब किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है उसके पहले पहले राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो। ठीक है, यदि किसी कारणवश नहीं हो पाता तो उसके लिए प्रावधान है कि जो चुना हुआ जो पहला राष्ट्रपति था, मतलब जो पूर्व का राष्ट्रपति है, ठीक है, जैसे चुनाव हो रहा है राष्ट्रपति के, जो राष्ट्रपति है वो तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी शपथ नहीं ले लेता या उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है, फिर देखो शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति क्या करता है, किसके सम्मुख शपथ लेता है, राष्ट्रपति क्या करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख क्या करता है, शपथ लेता है। यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा उसको शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का। यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या करता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। फिर देखो एक नोट है, ठीक है ना, उसको देख लो अच्छे से, उसमें क्या लिखा है। अनुच्छेद 77(1) के अनुसार, ठीक है ना, अनुच्छेद 771 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। ठीक है ना, मतलब राष्ट्रपति क्या है, संवैधानिक प्रमुख है। जैसे भारत की किसी देश से क्या होती है, संधि होती है, मान लो अमेरिका से कोई संधि हुई, तो वो जो संधि हुई उस पर क्या होंगे, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, या वो राष्ट्रपति के द्वारा की गई कार्रवाई मानी जाएगी। समझ रहे आप, इसलिए राष्ट्रपति को बनाया जाता है, इसलिए वो संवैधानिक प्रमुख है। नाम उसका आएगा, मतलब नाम वहाँ पे लिखा रहेगा उसका किसी भी संधि में। तो वही चीज़ लिखिए कि अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई मानी जाएगी। ठीक है ना, फिर देखो दूसरा अनुच्छेद, अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। मतलब जो भारत सरकार का कार्य है वो अच्छे तरीके से चले, इसके लिए क्या करेगा, राष्ट्रपति नियम बनाएगा। काय के लिए, उन कार्यों को आवंटन करने के लिए मंत्रियों को। जनरली राष्ट्रपति नियम नहीं बनाते, नियम बनाती है सरकार। ठीक है ना, जो केंद्र सरकार होती है, विधायिका बनाती है, समझ आप। लेकिन ऑफिशियली ऐसा लिखा रहता है। ठीक है ना, कि अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। समझ रहे बात को, ये चीज़ है। फिर देखो पद त्याग, राष्ट्रपति अपना पद त्याग कब करता है। ठीक है ना, तो देखो राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग कर सकता है। ठीक है, तो देखो वो दशाएं कौन की है। उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा वह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। अनुच्छेद 56(2). तो अनुच्छेद 56(2) के अनुसार जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे देता है, और उपराष्ट्रपति जो होता है उस त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को कराता है। ये बोलता है अनुच्छेद 56(2). तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या, पद त्याग, मतलब आपको राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितना, 5 वर्ष। 5 वर्ष से पहले भी वो क्या कर सकता है, यदि वो चाहे तो अपना पद त्याग कर सकता है। ठीक है ना, या उसको पद से हटाया जा सकता है। पहला तो क्या है रीजन उसका पद त्याग करने का, पद त्याग कैसे कर सकता है, यदि वो स्वयं करना चाहे, वो स्वयं अपना त्याग पद दे दे उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है ना, दूसरा क्या है, महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति के ऊपर अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है ना, यदि संसद के सदस्यों या विपक्ष के सदस्यों को, ठीक ना, जो विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको लगता है कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, ठीक है ना, या राष्ट्रपति अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, निष्पक्ष रूप से नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कर सकते हैं, महाभियोग ला सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दी हुई है, महाभियोग की प्रक्रिया दी हुई है अनुच्छेद 61 में। तो आर्टिकल जो 61 है उसमें क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया दी हुई है। फिर महाभियोग प्रक्रिया के लिए क्या है, केवल एक ही आधार है, मतलब किस आधार पर महाभियोग लगा सकते हो आप,
तो वो आधार दिया हुआ संविधान में संविधान का अतिक्रमण। यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उस पर क्या हो सकता है, महाभियोग लगा सकते हैं। महाभियोग लगाकर उसको क्या कर सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। और महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी हुई है, अनुच्छेद 61 में दी हुई है। और अनुच्छेद 61(1) में क्या है, महाभियोग प्रक्रिया लगाने का कारण दिया हुआ है कि आप किस कारण से आप महाभियोग लगा सकते हैं। तो वह कारण है संविधान का अतिक्रमण। यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो अनुच्छेद 61(1) के अनुसार उस पर महाभियोग लगा सकते हैं। आगे बात समझ में। फिर पढ़ लो, देखो महाभियोग को कि महाभियोग की प्रक्रिया है क्या। तो देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग दिया हुआ है। अब देखो, यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया। महाभियोग क्या है, संवैधानिक प्रक्रिया। काय की संवैधानिक प्रक्रिया, राष्ट्रपति को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया। किस में अनुच्छेद में वर्णित है महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61 में वर्णित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 61 में वर्णित है। तो ये आप इस तरीके से रट लो, ठीक है। महाभियोग प्रक्रिया जो है इसका स्रोत क्या है, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से ली गई है महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। प्रकृति क्या है महाभियोग प्रक्रिया की, अर्धन्यायिक प्रकृति है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें याद रखना। अब ये सब चीज़ें मैंने आपके लिए ये फैक्ट निकाल के लाया हूँ, इस तरीके से आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना। फिर देखो, कारण क्या है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण। कारण किस आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 61(1) में कारण दिया हुआ है संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण कर लेने पर क्या हो सकते हैं, उसके खिलाफ महाभियोग ला सकते हैं, ठीक है। फिर उद्देश्य क्या है महाभियोग प्रक्रिया का, देखो उद्देश्य क्या है, विधि के समता मूलक उपबंध को चरितार्थ करते हुए समान न्याय एवं राष्ट्र के सर्वोच्च पद की मर्यादा सुनिश्चित करना। इसका मतलब हुआ विधि के समता मूलक चरितार्थ का मतलब हुआ कि विधि के समान, मतलब विधि के समक्ष क्या है, सभी समान है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे आम नागरिक हो। साथ ही साथ क्या हो, महाभियोग की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना बैठे राष्ट्रपति के पद पर, ठीक है ना, जिससे क्या हो, राष्ट्रपति के पद की मर्यादा क्या हो, कम हो। समझ आप, सर्वोच्च पद की क्या हो, मर्यादा सुनिश्चित हो, मतलब उसकी मर्यादा छिन्न भिन्न ना हो। तो इसके लिए ये उद्देश्य है महाभियोग प्रक्रिया की। फिर हम पढ़ते हैं प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया होती कैसे है, क्या होता है महाभियोग प्रक्रिया में, अब हम उनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो महाभियोग प्रक्रिया लाने के लिए संसद में एक प्रस्ताव लाना पड़ता है, ठीक है। वो प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया लाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक प्रस्ताव लाना पड़ता है। वो प्रस्ताव क्या होता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब देखो वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, ऐसा प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, ठीक है ना। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। संसद के दो भाग हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सभा में आप महाभियोग का प्रस्ताव ला सकते हैं। हालांकि इस संबंध में राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचित करना अनिवार्य है। यदि आप महाभियोग प्रक्रिया लाना चाहते हो संसद के किसी भी सदन में, तो महाभियोग प्रक्रिया लाने से पहले 14 दिन पूर्व उसको, मतलब 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी कि आपके खिलाफ हम महाभियोग प्रक्रिया ला रहे हैं, ठीक है। तो 15वें दिन आपको महाभियोग प्रक्रिया आप ला सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, जिस सदन द्वारा महाभियोग लाया जाता है उसके 1/4 सदस्यों द्वारा इसका समर्थन आवश्यक है। मान लो लोकसभा में क्या हुआ, महाभियोग प्रक्रिया लाई गई, तो लोकसभा की जो 1/4 सदस्य हैं, ठीक है ना, उनका क्या है, अनुसमर्थन आवश्यक है महाभियोग प्रक्रिया पर, तब आप ला सकते हो। फिर देखो, साथ ही उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होने पर यह दूसरे सदन में भेज दिया था। जिस सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई है उस सदन के 1/4 सदस्य क्या होना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। साथ ही साथ महाभियोग की प्रक्रिया को पास करने के लिए उस सदन में, जिस सदन में वो लाया गया है, उसके 2/3 सदस्यों द्वारा क्या होना चाहिए, वो पारित होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी जिसको बोलते हैं, ठीक ना, 66%, लगभग 66% लोगों द्वारा क्या होना चाहिए, 66% सांसदों का जो वहाँ पे उपस्थित हैं उनका क्या होना चाहिए। यदि वो 66% पक्ष में वोट देते हैं प्रस्ताव के, तो वो पास मान लिया जाएगा लोकसभा से, ठीक ना, ये लोकसभा से या राज्यसभा से, जिस भी सदन में लाया गया उसके 66% सदस्य क्या करते हैं, समर्थन कर देते हैं प्रस्ताव का, तो वो पास मान लिया जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, उस प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजाएगा, ठीक ना।
दूसरा सदन क्या करेगा, इसकी जांच स्वयं कर सकता है या किसी समिति के माध्यम से राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया गया है उसकी जांच कर सकता है। जहां राष्ट्रपति क्या कर सकता है, स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। समझ रहे बात को। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में लाई जा सकती है। मान लो लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई है, तो लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया लाने के लिए लोकसभा की 1/4 सदस्य हैं, उनका क्या होना चाहिए, अनुसमर्थन होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद में यदि लोकसभा के 2/3 सदस्य जो हैं वो क्या करते हैं, पास कर देते हैं प्रस्ताव को, तो इसके बाद क्या होगा, दूसरे सदन में भेजा जाएगा वो प्रस्ताव। अब वो भेजा जाएगा राज्यसभा में। लोकसभा में पास हो गया महाभियोग प्रस्ताव जो है, यदि 2/3 सदस्य उसका क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। उसके बाद में वो राज्यसभा में भेजा जाएगा। फिर राज्यसभा क्या करेगा, उसकी जांच करेगा। ठीक है ना। राज्यसभा के सदस्य स्वयं भी जांच कर सकते हैं या किसी समिति के माध्यम से जांच कर सकते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की। साथ ही साथ राष्ट्रपति पर जब जांच चल रही हो तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अपना पक्ष रख सकता है दूसरे सदन में, राज्यसभा में, या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर देखो आगे का चरण, जांच में। अब जैसे राज्यसभा जांच करा रही है, जांच में यदि राष्ट्रपति पर आरोप सिद्ध होते हैं तो दूसरा सदन कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर देगा। ठीक है ना। और परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, अपना पद छोड़ना पड़ेगा। समझ आप बात को। यदि लोकसभा में भी पास हो गया 2/3, ठीक ना, सदस्यों के द्वारा, और राज्यसभा में भी 2/3 सदस्यों ने क्या कर दिया, उसको पास कर दिया, तो फिर महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और राष्ट्रपति को पद त्यागना पड़ेगा। मान लो यदि लोकसभा में आया और 2/3 सदस्यों ने क्या किया, उसका समर्थन ही नहीं किया, 2/3 सदस्यों ने उसके पक्ष में वोट ही नहीं डाले, तो वो लोकसभा में ही कैंसिल हो जाएगा, फिर वो राज्यसभा जाएगा ही नहीं। समझ रहा। मतलब किसी भी सदन से पास कराने के लिए उसको 2/3 सदस्यों को क्या चाहिए, समर्थन चाहिए, या 2/3 सदस्य क्या उसके पक्ष में वोट करेंगे जब, तब वो आगे के सदन में जाएगा। यदि 2/3 सदस्य उसके पक्ष में वोट नहीं करते हैं तो महाभियोग प्रस्ताव जो है वो वहीं निरस्त हो जाएगा जिस भी सदन में वो लाया गया। ठीक है। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर देखो आगे, उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के इतिहास में अभी तक एक भी बार महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है। तो महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो भारत के संविधान में एक भी बार नहीं लाया गया अभी तक। ठीक है ना। और साथ ही साथ देखो एक और मैंने फैक्ट लिखा नीचे कि राष्ट्रपति की जो रिक्ति है वो 6 महीने के अंदर भरना होती है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर क्या होता है, उसका चुनाव कराया जाता है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं, यहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है। कल मैं आपको इसके आगे का पढ़ाऊँगा और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, आपको जो राष्ट्रपति के कार्य शक्तियाँ हैं, जो कर्तव्य हैं, उनको भी हम कल चालू कर लेंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में क्या करते हैं, यहीं तक करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।